हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम 2024 में जो 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस दिया गया है उसमें बताया गया है कि क्लास 9th और क्लास 10th से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने आपके लिए क्लास 9th का ज्योग्राफी आपको पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया था। अब आज इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है चैप्टर वाइज, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्यक्रम। अगर आप इतना करते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। क्लास 9th वाला आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और हिस्ट्री क्लास 9th और 10th एक ही में मैंने कवर करा हुआ है, एक ही सेशन में। और नेक्स्ट आपको मैं क्लास 9th और क्लास 10th का पॉलिटी एक ही सेशन में कवर करवा दूंगा। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आज से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और देखिए जब सेशन समाप्त हो जाएगा इसको पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए, देखिए फ्रेंड्स जो नया सिलेबस दिया गया है बिहार पुलिस का, जिसमें क्लास 9th और क्लास 10th से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 9th का पूरा ज्योग्राफी मैंने चैप्टर वाइज आपको कवर करा दिया था। और आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2024 परीक्षा के लिए देखिए क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है फ्रेंड्स, उसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कक्षा 10 संसाधन एवं उपयोग, और देखिए चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उद्योग। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं जूम करता हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और देखिए अगर आपने क्लास 9th वाला ज्योग्राफी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। हिस्ट्री क्लास 9th और क्लास 10th का एक ही में मैंने कवर करा दिया है, ठीक है ना। और अगला क्लास 9th और क्लास 10th का मैं आपको पॉलिटी करवा दूंगा, और साइंस भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 25 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा, और रोज़ जो है 11 बजे दिन में आपको मिलेंगे। आज आपको हो सकता है थोड़ा सा लेट उपलब्ध हो, लेकिन कल से 11 बजे आप सुबह में डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा नया वाला सिलेबस के अनुसार। सबसे बेस्ट कंटेंट होता है हमारा, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। काली मिट्टी का नाम आपको पता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। और कपास की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, रेगुर मिट्टी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था जिमरमैन ने कहा था, ठीक है ना। जिमरमैन ने कहा था, तो यहाँ थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, जिमरमैन आप याद रखिएगा। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए उत्पत्ति के आधार की बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव, ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। चलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। चलिए, अब आ गया स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो व्यक्तिगत, समुदाय, स्वामित्व वाले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विकास की स्थिति के आधार पर तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो संभावित, विकसित, भंडारित और आरक्षित, ठीक है। चलिए, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा कैसा है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है 200 किलोमीटर। चलिए, अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है
इन्हीं दोनों में डिसाइड कर लीजिए तो अनवीकरणीय है। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था बताइए। तो फ्रेंड्स संसाधन के दोहन से है। ठीक है, चलिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेटो सम्मेलन हुआ था 1997 में, 1997 में जापान के क्वेटो शहर में, और यह ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह लागू हुआ था 2005 में। ठीक है, 2005 में यह लागू हुआ था, 1997 में जापान की क्वेटो में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग की घटक कौन कौन सा है, कौन सा नहीं पूछा गया, तो कौन कौन सा इसमें से देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो प्रत्येक वर्ष यह 5 जून के दिन मनाया जाता है। चलिए और मैं बता देता हूँ आपको, देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। ये मार्च हो गया, ये अप्रैल में और ये मई में। ठीक है, चलिए हमारे पास भेंट करने के लिए बहुत कुछ है, सॉरी पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। बताइए कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन जो है ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है ना, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। चलिए नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये मेधा पाटेकर ने किया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे बताएंगे? तो यहाँ पर देखिए सुंदरलाल बहुगुणा है, चंडी प्रसाद भट्ट भी जुड़े हुए थे ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपका मनुष्य, वनस्पति जात और प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं? तो हम लोग जो है ना ये जैव संसाधन में हम लोग आते हैं। ठीक है ना, जैव संसाधन में जिसमें जीव होता है, कह सकते हैं, समझ सकते हैं इसको ना। चलिए उसके बाद देखिए एजेंडा 21 घोषणा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है बताइए? तो फ्रेंड्स ये आपका पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, उसी से यह संबंधित है एजेंडा 21। और देखिए 1987 के आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, आगे आपको मिलेगा। देखिए ये ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट है। ठीक है ना, 1987 इसी की मैं बात कर रहा था। 1987 में जो है आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। सतत पोषणीय विकास से यह संबंधित है, ब्रटलैंड रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए ब्रटलैंड आयोग का संबंध किससे है? तो सतत पोषणीय विकास से है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रिया भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए यहाँ पर भूमि उन्मूलन के लिए आप देख सकते हैं कि वन उन्मूलन भी है, खनन भी है, अत्यधिक सिंचाई भी है और अत्यधिक पशुचारण भी है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें से आपका सारा होना चाहिए था ना, मेरे हिसाब से इसमें तो आपका सारा होना चाहिए था। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावाजनक शैलों से बनी हैं। उपयुक्त विवरण किस मृदा से संबंधित है? देखिए कहाँ पर? दक्कन पठार के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर आप पूरा ऑप्शन देखिए पहले फिर बताइए। तो सिंपल सा बात है, ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है। लैटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताइए? तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। नहीं, ह्यूमस की इसमें कम मात्रा होती है। तो यहाँ पर ये आपका गलत दिया गया, तो यही सही है, यानी कि असत्य कथन है। बाकी यहाँ पर देखिए उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह विकसित होती है लैटराइट। लाल लैटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती है और इस प्रकार की मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा ना कि ये मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये प्रश्न ऑलरेडी बनता है कि कौन सी मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, तो आपको याद रखना है लैटराइट मिट्टी, और ये वाला ऑप्शन एक राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण में का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण, तो भूमि निम्नीकरण का पंजाब में मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? सोपानी खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स ये किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये आपके हिमालय वाले क्षेत्र में, तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात की ह्रास का मुख्य कारण नहीं है?
मुख्य कारण नहीं है। अब देखिए मुख्य कारण नहीं है, पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करना, बिल्कुल ये मुख्य कारण नहीं है ह्रास के इनके। बाकी देखिए औद्योगिकरण, शहरीकरण से ह्रास होगा, कृषि का प्रसार होगा तो पेड़ कटने लगेंगे कृषि के लिए, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर एक राइट आंसर होगा। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, किस राज्य से है, तो बीज बचाओ उत्तराखंड से है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो ये आपका वन्य जीव अभयारण्य परिसीमन हो जाएगा। देखिए अगला चैप्टर आ गया प्राकृतिक संसाधन। देखिए असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बताइएगा। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग मृदा बोलते हैं। मृदा की निर्माण कैसी प्रक्रिया है, मृदा की निर्माण जो है एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है, और 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने लग जाते हैं समय, तो 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में 1000 वर्ष तक लग जाते हैं, ठीक है। और देखिए मिट्टी का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी, ठीक है ना, GY, पेडोलॉजी, याद रखिएगा। चलिए 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1000 वर्ष, यानी कि हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। चलिए भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है, भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है, तो देखिए मैदानी भाग जो है लगभग 43% है, और पठारी भाग पूछेगा, पठार, तो 33% है, याद रखिएगा। देखिए भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार है, आ गया ना, पठार लगभग 33% पर। मैदानी भाग के लिए क्या उपयोगी है, तो मैदानी भाग जो होती है वहाँ पर कृषि होता है, आवास के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि मैदानी भाग में समतल होती है, और उद्योग के लिए तो होता ही होता है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। पठारी भाग में क्या संचित है, तो देखिए जो पठारी भाग है ना उसमें खनिज संचित है और जीवाश्म भी संचित है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। चलिए बहुत लोग खनिज कहेंगे, तो खनिज के साथ साथ जीवाश्म भी है। कौन सा भाग बारहमासी नदियों के लिए सुनिश्चित हेतु पर्यटन विकास का अनुकूल मुहैया कराती है और पर्यटन विकास का अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं, कौन सा भाग, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा पर्वत, ठीक है। चलिए मृदा निर्माण में कौन से कारक संभव हैं, तो मृदा निर्माण में कौन से कारक संभव हो जाएंगे, वनस्पति, खनिज, समय, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। देखिए भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार पाई जाती है, अब यहाँ जैसे मैंने बताया था कन्फ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टी की पहचान किया है, और ये पर्वतीय मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 8 प्रकार की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है। नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, नदियों के जल के द्वारा बहाकर के लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए खादर, बांगर और जलोढ़ सब दिया गया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम जलोढ़ पर टिक लगाएंगे। लेकिन जब ऑप्शन आपके पास डी रहेगा और ई रहेगा तो उपरिक्त में से एक के साथ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बांगर, खादर, जलोढ़ सब दिया गया है। देखिए आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये 2 प्रकार की होती हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया था पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर। किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है, ह्यूमस की अधिकता चिकनी मिट्टी में होती है, और चिकनी मिट्टी में ही जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। जल धारण चिकनी मिट्टी और नमी काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है, गहन कृषि जलोढ़ मिट्टी में ही संभव है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि नमी धारण करने की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होती है, तो अभी मैंने बताया था आपको काली मिट्टी में, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ना। चलिए लाल या पीली मिट्टी भारत के कितने भूभाग तक फैली हुई है, लाल या पीली मिट्टी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है लाल और पीली मिट्टी के बारे में, तो देखिए याद रखेंगे, देखिए लाल या पीली मिट्टी जो है ना, यह लाल रंग इसका होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है, ठीक है। 7.2 हेक्टेयर। देखिए किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ, मैंने बताया था ना, इसको ध्यान रखिएगा। लैटेराइट मिट्टी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। लैटेराइट मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, तो फ्रेंड्स ये लैटेराइट मिट्टी मैंने आपको
बताया था। चलिए, मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। यहाँ पर देखिए लोहा दिया गया है। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों और बागान एवं नदी घाटी में चावल की खेती के लिए की जाती है? तो यह पर्वतीय मिट्टी है। चलिए, जल संसाधन आ गया। देखिए, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है ना, ठीक है ना, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? महासागर में जो है लगभग 96.6% है, ठीक है ना। चलिए, और 3.5% याद रखिएगा, ये आंकड़ा 3.5%। आगे आपको और कुछ मिलेगा इसके बारे में। देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था? नदी घाटी परियोजनाओं को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो फ्रेंड्स 65% यहाँ पर आंसर होगा इसका। देखिए, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण नहीं बढ़ा है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि नहीं बढ़ा है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा क्लोराइड होगा। फ्लोराइड और आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है। चलिए, बिहार में सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह सोन नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। चलिए, देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यह राजस्थान में है। देखिए, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचयन करता है? तो फ्रेंड्स ये लगभग 22%, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली? राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली? तो राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति मिली थी सितंबर 1987 में, ठीक है। चलिए, भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल से प्राप्त होता है? बताइए। तो यहाँ पर तो इसका आंसर 22% दिया हुआ है, लेकिन लगभग 11-12% आज के समय में मेरे ख्याल से होना चाहिए। इसका आंसर एक बार आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी की जल भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? बताइए, सबसे ज़्यादा जो है किस नदी का जल भंडारण क्षमता है? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें से ताप्ती नदी का है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये भाखड़ा नांगल है ना, भाखड़ा नांगल सतलज पर है। चलिए, विश्व का कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? महासागरीय 96.6% लगभग, और यहाँ पर स्वच्छ पूछ रहा है तो 3.5% के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग है। चलिए, उसके बाद देखिए, पूरे विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? कठोर जल और मृदु जल आपने पढ़ा होगा, तो अभी मैंने आपको बताया है। चलिए, भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना उपलब्ध है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका लगभग 25% यहाँ पर, ठीक है। चलिए, उत्तर बिहार में कब नेपाल स्थित बैराज परियोजना द्वारा छोड़े गए जल से बाढ़ विभीषिका का मंजर देखने को मिला था? तो ये 2007 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जल के अतिदोहन से किस में वृद्धि हुई है? तो जल के अतिदोहन से आर्सेनिक और फ्लोराइड दोनों में वृद्धि हुई है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति पर बल दिया गया? जल मिशन, तो ये आपके अब्दुल कलाम जी थे। देखिए, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट का संबंध, तो सलाल जो है ये चिनाब नदी पर है। चलिए, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहड़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खादिन और जोहड़ किस राज्य में प्रचलित है? तो खादिन और जोहड़ ये वर्षा जल संग्रहण के तरीके हैं, ये राजस्थान में प्रचलित हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला चैप्टर आ गया वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। देखिए, भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ये आपका 24.62% में है 2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है। और बिहार में कितना है? 7.84% है, इसको आगे मिलेगा। देखिए, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत, देखिए शब्द प्रतिशत लग गया के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? प्रतिशत जब लग जाए तो मिजोरम है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसमें है? मध्य प्रदेश में है। देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का फैलाव है वन का? तो देखिए, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और फ्रेंड्स इसके 7.84% पर वनावरण है, याद रखिएगा, ये एडजेक्ट याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन है, बताइए। इस तरह का प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो अब इसलिए मध्य प्रदेश में। प्रतिशत पूछेगा तो मिजोरम में। देखिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, वनों को वर्गीकृत किया गया है, बताइए। आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण 3 क्षेत्र में, ठीक है ना, 3 वर्गों में। ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। चलिए 1951 से लेकर के 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ, ये बहुत पुराना आंकड़ा है, ठीक है, इसको छोड़िए। चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये आपको पता है मयूर है। चलिए कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, तो इसमें से मेरे ख्याल से घड़ियाल होगा। 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो 1968 में प्राकृतिक संसाधन के लिए हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है ना। कौन सा कन्वेंशन हुआ था फ्रेंड्स, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। और ये रामसर कन्वेंशन है, वेटलैंड कन्वेंशन, ये 1971 में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। चलिए एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है 4 अरब हेक्टेयर। इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होती है, मलेरिया के लिए, तो फ्रेंड्स ये सिनकोना की छाल से। चलिए उसके बाद देखिएगा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक है ना, हॉट स्पॉट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है स्थित है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो फ्रेंड्स ये असम में है। असम में जो दिग्बोई है ना, दिग्बोई, आपको याद होगा दिग्बोई में जो है, दिग्बोई में जो है पहला तेल शोधक कारखाना दिग्बोई में ही था, ठीक है, तो असम राइट आंसर होगा इसका। चलिए भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये आपका कहाँ पर किया गया था पहला ऊर्जा केंद्र, तो तारापुर में, ठीक है ना, तारापुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तारापुर में किया गया था, ठीक है, तारापुर में किया गया था, याद रखिएगा तारापुर में किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए तारापुर महाराष्ट्र में है। कौन सी ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, देखिए जल, सौर और पवन ये नवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो आपका कोयला होना चाहिए था, ठीक है। चलिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण की बात करते हैं तो कौन सा इसमें से नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण आपका विद्युत हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा का इसमें से गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। देखिए गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण हुआ था, गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण हुआ था। ऑप्शन देखिए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, तो ये 20 करोड़ वर्ष पहले। देखिए भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, मुंबई हाई, तो फ्रेंड्स यह तेल शोधक कारखाना के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो मैंने बताया था असम दिग्बोई में। चलिए उसके बाद देखिएगा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ, ठीक है, पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना यह आपकी तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है, यह आपके कर्नाटक और शायद आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिए ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इसमें से देखिए बरौनी है, बिहार में है, बेगूसराय में, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो ये जादूगोड़ा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये तारापुर का महाराष्ट्र में है, तारापुर है। उसके बाद देखिए भारत की किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो सर्वाधिक संभावनाएं जो हैं ये राजस्थान में हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये सबसे अनुकूल परिस्थितियां जो पाई जाती हैं ये आपके खंबात की खाड़ी में, किसके लिए, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहली बार कब असम घाटी में
तेल कुएं खोदे गए थे। असम घाटी में तेल कुएं खोदे गए थे। तो फ्रेंड्स ये 1866 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुंबई हाई तेल का पता कब लगाया गया था। मुंबई हाई तेल का पता कब लगाया गया था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1974 में जो है शुरू हुआ था। 1974-75 आप लगा सकते हैं। चलिए, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1897 में, ठीक है ना। तो दार्जिलिंग होगा। चलिए अगला चैप्टर आ गया हमारा कि भारत राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है ये कृषि का है। कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है, बताइए। कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम। कृषि के प्रकार है, तो यहाँ पर देखेंगे कृषि के प्रकार में पारंपरिक जीविका कृषि, गहन जीविका और वाणिज्यिक कृषि ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। झूम खेती होती है, तो झूम खेती जो होती है ना, ये आपके कहाँ पर होती है बताइए। तो यहाँ पर देखिए झूम खेती मणिपुर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर झूम खेती नहीं होनी चाहिए था, नहीं होती है। केरल होना चाहिए था, उस तरह से नहीं होती। तो चलिए, रबड़ की खेती किस राज्य में होती है? तो रबड़ की खेती केरल में होती है। निम्न में से कौन सा जायद फसल है? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। ककड़ी, खीरा, वाटरमेलन ये जायद फसल है, ककड़ी दिया गया है। चलिए, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स ये लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। चलिए, गेहूं की फसल के लिए कितनी वर्षा जरूरी है? गेहूं की फसल के लिए कितनी वर्षा जरूरी है? तो कहीं कहीं आपको 50 से 55 सेंटीमीटर है, कहीं कहीं 100 सेंटीमीटर भी आपको मिल जाएगा। चलिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। देखिएगा कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? 6 माह से 8 माह तक। निम्न में से कौन कॉफ़ी की किस्म है? अरेबिका, रोबास्टा और लिबेरिका ये सभी हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका चाय है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा। कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है, यह आपकी मिट्टी कौन सी है? तो यह काली मिट्टी है। चलिए उसके बाद देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था, बताइए। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में किया था? भूदान और ग्रामोदान इन्होंने किया था आंध्र प्रदेश में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है किस आंदोलन को? निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो ये भूदान या ग्रामदान आंदोलन। चलिए अगला चैप्टर आ गया निर्माण उद्योग। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, बताइए। औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है, तो फ्रेंड्स ये आपका जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था, बताइए किसका? भोपाल गैस त्रासदी ये घटना 1984 की है, ठीक है। और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है। चलिए, कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग इसमें से खिलौना उद्योग तो बहुत बड़ा उद्योग हो जाएगा मेरे हिसाब से, कागज भी हो जाएगा, विद्युत उपकरण भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से चीनी उद्योग होना चाहिए था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये कोलकाता हावड़ा का, ठीक है, कोलकाता हावड़ा। चलिए, भारत की सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो 1907 में स्थापित ये टिस्को है। आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो 1854 में बॉम्बे में हुआ था फ्रेंड्स, मुंबई में, और बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से,
चलिए, सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, सूती कपड़ों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला वस्त्र पार्क तमिलनाडु में हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना टिस्को की, मैंने बताया था 1907 में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से बना था? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका ब्रिटेन से, ठीक है ना। दुर्गापुर और भिलाही और राउरकेला, इसकी स्थापना इन तीनों की दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई थी? तो कावस नाना भाई डाबर ने, ठीक है ना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में आ गया आप कृषि एवं वन संसाधन। बिहार में गन्ना का उत्पादक जिला नहीं है। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में गन्ना का यानी कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। और इसमें से देखिए नहीं पूछा गया तो रोहतास में, चूंकि चावल और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा गंगा का दियारा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1954 में, ठीक है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो आपका वाल्मीकि नगर में। चलिए, त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर ही है शायद। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहतास में। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार भी है और कुशेश्वर स्थान झील भी है, ठीक है। झील भी है और पक्षी विहार भी है। ये आपके दरभंगा में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कांवर झील कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये आपका पटना जू का नाम है, ठीक है ना। तो ये पटना में है, याद रखिएगा। चलिए, बिहार के कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो लगभग 80% मान के चलिए। गंडक परियोजना एवं संयुक्त परियोजना है किसकी? गंडक परियोजना एक संयुक्त परियोजना बनाई है, तो यह भारत नेपाल की है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पायराइट खनिज है। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है ये अधात्विक है ना, यह अधात्विक है, अधात्विक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कहलगांव कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। कहलगांव भागलपुर में है। कांटी कहाँ पर है? कांटी आपका मुजफ्फरपुर में है। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। इन तीनों को याद रखिएगा। बरौनी बेगूसराय में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांटी कहाँ पर है? कांटी ताप विद्युत परियोजना, तो मैंने बताया था मुजफ्फरपुर में है। देखिए, बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 10 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल जल उत्पादन क्षमता कितनी है? बताइए। तो 44.20 मेगावाट मान के चलिए। चलिए, किस धातु खनिज को ब्लैक लेड या यहाँ पर देखिए प्लंगबैंगो के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये ग्रेफाइट को जाना जाता है। चलिए, बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो कहलगांव, बरौनी, कांटी, उपरोक्त सभी। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो यह औरंगाबाद में है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1985 में। उसके बाद देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इनमें से सभी हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया था? राजेंद्र सेतु का निर्माण किया गया था 1959 में, ठीक है। चलिए, राजेंद्र सेतु का निर्माण हुआ था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उन्नीस में, यहाँ पर देखिए 1972 में रज्जू मार्ग का निर्माण किस देश की मदद से किया गया था? बताइए। तो ये जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न हमारा कि परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से आपका सभी हो जाएंगे, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण। चलिए, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है?
जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला चैप्टर आ गया जनसंख्या और नगरीकरण। 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 10,40,40,99,452, ये एग्जैक्ट याद रखिएगा। तो 10 करोड़ से अधिक थी। चलिए 1991 से 2000, अब देखिए इतना दूर मत जाइए, 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर अब याद रखिए कितनी है 2001 से 2011 के बीच, 2001 से 2011 के बीच में, तो ये 25.4% है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे अधिक आबादी वाला जिला बिहार का, तो पटना है। सबसे कम पूछेगा तो शेखपुरा है। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब टाटानगर। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी कितना है? बिहार का नगरीय आबादी पूछा गया है। तो नगरीय आबादी की बात करें तो 11.3% है। तो यहाँ पर देखिए 11.29 दिया गया है। और अगर ग्रामीण आबादी पूछता तो 88.7%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है? तो 1106 होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? शिवहर का है, ठीक है। और सबसे कम कैमूर का है। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर जो है ये मध्यकाल में हुआ था, ठीक है, मध्य युग में। शेरशाह सूरी का मकबरा है यहाँ पर। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो शहरों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग 14 मानेंगे, ठीक है। चलिए 14 राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर आपका है 71.2% और महिला साक्षरता 51.5%। 2011 के ये हो गया प्रश्न प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व, ठीक है। चलिए उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हैसियत विधि का विकास किसने किया था? तो हैसियत विधि का जो है आपका किया था किसने? तो फ्रेंड्स ये लेहमन ने किया था, ठीक है। चलिए देखिए पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम में। उसके बाद देखिएगा कि मानचित्र में नीले रंग क्या दर्शाते हैं? तो नीले रंग जो दर्शाते हैं मानचित्र में, ये दर्शाते हैं आपके जो तल है ना, जल यहाँ बनाइए, तल नहीं जल, ठीक है ना, जल, वाटर के नीले जो भाग हैं ये जल क्षेत्र को दर्शाते हैं। किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। देखिए छोटी महीन रेखा को खींच करके ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है हैसियत विधि, ठीक है। मानचित्र में बादामी हल्का रंग से क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका पर्वत को, और नीला जल क्षेत्र को, जल निकाय को। वह आकृति चिन्ह जो वृत्ताकार होता है तथा बाहर से अंदर की ओर वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है क्या कहलाता है? इसको पर्वत कहा जाता है। वह धरातल आकृति जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत हो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये पठार कहलाता है। उसके बाद देखिएगा कि जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे तीव्र गति से गिरता हो तो यह क्या कहलाता है? तो यह जलप्रपात कहलाता है। देखिए वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण नदी जब युवावस्था में होती है तब होता है। पूरा मैंने NCERT और SCERT क्लास 9th और क्लास 10th का ज्योग्राफी मैंने कवर करा दिया।